Hello my dear students, welcome to my channel Scholarly Minds and I hope that you all are doing great. So इस वीडियो के अंदर MPSC 11 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद देयर आंसर्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. सो गाइज एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डिस्क्रिप्शन के अंदर ना आपको इस वाले पेपर की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी. मेरी प्लेलिस्ट के अंदर मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है, तो आप मेरे चैनल के सारे वीडियोज़ को देख कर भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं. उसके अलावा अगर आपके पास टाइम नहीं है वीडियोस को देखने का, तो आपको क्या करना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हैं. गेस्ट पेपर के अंदर आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स मिल जाएंगे. नाउ गाइस द क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताना है एम्स्टरडैम ट्रीटी के बारे में. तो आप बताएंगे कि जो एम्स्टरडैम ट्रीटी है ये maastricht जो ट्रीटी थी उसको और रिवाइज करने के लिए बनाई गई थी, ताकि जो यूरोपियन यूनियन है उसको और भी ज़्यादा डेमोक्रेटिक और एफिशिएंट बनाया जा सके. ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था? maastricht संधि में संशोधन कर यूरोपीय संघ को अधिक लोकतांत्रिक, प्रभावी और नागरिकों के अनुकूल बनाना. इसकी मुख्य विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर इस संधि ने एक उच्च प्रतिनिधि की नियुक्ति करके यूरोपीय संघ की वैश्विक भूमिका को मजबूत किया. ठीक है, तो यहाँ पर किसे नियुक्त किया गया? एक उच्च प्रतिनिधि यानी कि हाई रिप्रेजेंटेटिव जिसका काम था फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को बनाना. उसके अलावा जो ये ट्रीटी है इसने इंक्रीज कर दिया रोल किसका? यूरोपियन पार्लियामेंट का. ठीक है, तो यूरोपियन संसद का जो रोल है इस ट्रीटी के माध्यम से इंक्रीज किया गया. सह निर्णय प्रक्रिया के माध्यम से यूरोपीय संसद को अधिक विधायी शक्तियां दी गईं, जिससे लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व बढ़ जाता है. एरिया ऑफ फ्रीडम और सिक्योरिटी और जस्टिस की हम बात करें तो यानी कि जो ट्रीटी है उसने फाउंडेशन रखी इमाइग्रेशन की, अजाइलम की और जुडिशियल मैटर्स की, ताकि एक जस्ट एनवायरनमेंट यानी कि जो भी यूरोपियन यूनियन के सिटीजन्स हैं ना उन सभी को फ्रीडम मिल सके. ठीक है, तो इसने इंक्रीज कर दिया एरिया ऑफ फ्रीडम, सिक्योरिटी और जस्टिस को. इसके अलावा इसने पारदर्शिता, दस्तावेजों तक पहुंच और मूल अधिकारों की रक्षा जैसे भेदभाव ना करने का अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए भी प्रावधान किए. द ट्रीटी प्रिपेयर्ड द EU इंस्टीट्यूशंस फॉर द इंक्लूजन ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री. तो इसने यूरोपीय संघ के संस्थागत ढांचे को भविष्य के मध्य और पूर्वी यूरोप के देशों में शामिल होने के लिए तैयार किया. तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन था इन द इवोल्यूशन ऑफ यूरोपियन यूनियन. तो पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन के इवोल्यूशन के अंदर हम क्या देखते हैं कि ये जो ट्रीटी है गाइस ये क्या थी? एक माइलस्टोन थी. ठीक है, इस ट्रीटी ने ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और सिटीज़न के एंगेजमेंट को बढ़ा दिया था. ठीक है, देन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको यूरोपियन यूनियन का जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, और उसका आसियान के साथ रिलेशनशिप इसे डिस्कस करना है. यूरोपीय एकीकरण का तात्पर्य यूरोपीय देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और संस्थागत एकता की प्रक्रिया से है, जो मुख्यतः यूरोपीय संघ के माध्यम से होती है. तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो हमारी यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, उसके अंदर की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो आपस में एक दूसरे को पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और इंस्टीट्यूशनल हर एक तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं. ठीक है, तो ये उसकी एकता है ना. तो ये एक यूरोपियन यूनियन के माध्यम से होती है. वहीं जब हम आसियान की बात करते हैं, आसियान क्या है गाइस? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. तो यहाँ पे ये एक रीजनल ग्रुप है जो कि साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. साथ ही साथ EU बेस्ड, जो EU के लिए म्यूचुअल कोऑपरेशन है, ट्रेड एंड डिप्लोमेसी है, उस तरीके से यहाँ पर भी होता है. तो आसियान यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन EU के साथ एक रणनीतिक साझेदारी बनाए हुए है. यानी कि आसियान की जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में भी एक दूसरे को सहयोग करती हैं. उसके अलावा जो उनका EU के साथ रिलेशन है, ठीक है, वो भी है, जो व्यापार, कूटनीति और सहयोग पर आधारित है. आसियान का और EU का रिलेशन. अगर हम बात करें EU के इंटीग्रेशन की, तो यह एक गहन एकीकरण है जिसमें साझा मुद्रा, साझा संस्थाएं और कुछ हद तक राजनीतिक एकता शामिल है. तो बेसिकली जो EU है उसका एम क्या है दोस्तों? डीप इंटीग्रेशन. ठीक है, ताकि जितनी भी उसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो आपस में डीपली इंटीग्रेट हो जाएं, वो सबकी जो है कॉमन
करेंसी आ जाए जिसको हम यूरो कहते हैं, इनके कॉमन इंस्टीट्यूट स्थापित हो जाएं और पार्शियल पॉलिटिकल यूनिटी आ जाए, ठीक है, लाइक अ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी ये देश बना सकते हैं। द EU हैज़ अ सुपर नेशनल स्ट्रक्चर सच एज यूरोपियन पार्लियामेंट। तो EU में हमें क्या देखने के लिए मिलती है? यूरोपियन पार्लियामेंट देखने के लिए मिलती है, यूरोपियन कमीशन देखने के लिए मिलती है, ठीक है, जिससे और यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस हमें देखने के लिए मिलता है। तो EU के इंटीग्रेशन में इन तीनों का रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन इवॉल्व हुआ है अलग अलग ट्रीटीज़ के द्वारा, जो कि हमने एम्स्टर्डम ट्रीटी अभी भी पढ़ा था। तो इंटीग्रेशन संधियों के माध्यम से हुआ है और इंटीग्रेशन को चलाया क्यों गया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन इज़ ड्रिवन बाय द मोटिव ऑफ अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट पोस्ट वर्ल्ड वॉर। तो जब वर्ल्ड वॉर हो गए हैं उसके बाद और ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये इंटीग्रेशन इम्पॉर्टेंट था। फिर हम यहाँ पे EU और आसियान रिलेशनशिप को समझेंगे। तो EU एंड आसियान अपग्रेडेड देयर टाइज टू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन 2020। तो 2020 में इन दोनों ने अपने टाइज को स्ट्रॉन्ग किया था, हाईलाइटिंग कोऑपरेशन इन क्लाइमेट चेंज, मैरीटाइम सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी एंड मल्टीलेटरलिज्म। सो 2020 में दोनों ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया, जो जलवायु परिवर्तन, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय सहयोग जैसे क्षेत्रों में सहयोग देता है, ठीक है। और EU जो है वो आसियान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर और क्या है? इन्वेस्टर है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जो EU है वो प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट एड और टेक्निकल सपोर्ट आसियान के इंटीग्रेशन के लिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, ह्यूमन राइट का कोई मुद्दा होता है, ये सारी चीज़ें वो सॉल्व करते हैं। इनके बीच में रेगुलर जो डायलॉग्स हैं वो वार्तालाप होते रहते हैं। तो EU इंटीग्रेशन इज़ डीप एंड इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिटिकल, वेयर एज आसियान फॉलोज अ सॉफ्टर इंटर गवर्नमेंट अप्रोच। तो हम यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको कि देखो EU का जो इंटीग्रेशन है ना वो डीप और इंस्टीट्यूशनल है। उसमें कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। इंस्टीट्यूट जैसे हमने पढ़ा, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, यूरोपियन पार्लियामेंट हो गया। वहीं जो आसियान है उसकी अप्रोच दूसरी है, इट इज़ लाइक अ सॉफ्टर अप्रोच। सो द रिलेशनशिप बिटवीन EU एंड आसियान इज ग्रोइंग एंड इंक्रीजिंगली स्ट्रेटेजिक है। तो यहाँ पे हमें जो रीजनल कॉपरेशन है इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में वो देखने के लिए मिलती है, ठीक है। इसके बाद आपको बैकग्राउंड डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब द बैकग्राउंड ऑफ द यूरोपियन इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन का पूरा आपको यहाँ पे बैकग्राउंड बताना है। सो द यूरोपियन इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन इज़ अ मेजर स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ यूरोपियन इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे ये जो EMU है ये एक बड़ा स्टेप था यूरोपियन इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। इसमें क्या था? सो इट इन्वॉल्व्स द कोऑर्डिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड फिस्कल पॉलिसीज, अ कॉमन मॉनेटरी पॉलिसी एंड अ कॉमन करेंसी द यूरो। सो ये जो यूरोपियन इकोनॉमिक मॉनेटरी यूनियन बनाया गया था, इसको बनाने के पीछे रीज़न ये था कि वो चाहते थे कि जितनी भी इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं ना, उनकी फिस्कल पॉलिसी कॉमन हो, उनकी मॉनेटरी पॉलिसी कॉमन हो और वो एक करेंसी को फॉलो करें, दैट इज़ यूरो। बैकग्राउंड की बात करें तो देखो, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर II, यूरोपियन कंट्रीज सॉट इकोनॉमिक कॉपरेशन टू एंश्योर पीस एंड रीबिल्ड देयर इकोनॉमीज़। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो अपनी इकोनॉमीज़ को रीबिल्ड करना चाहती थी। तो इस रीबिल्डिंग के लिए इम्पॉर्टेंट था कि वो एक दूसरे को कोऑपरेट करें, तभी उन्होंने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी यानी कि EEC बनाया था 1957 में, ठीक है। फिर जो है वर्नर रिपोर्ट ने दशक भर में आर्थिक और मौद्रिक एकता के लिए 3 चरणीय प्रक्रिया की भी सिफारिश की, लेकिन 1970 के दशक में तेल संकट और मुद्रास्फीति के कारण प्रगति इनकी धीमी हो जाती है। तो वर्नर रिपोर्ट जो कि 1970 की है, आप उसके बारे में बताएंगे। फिर आप बताएंगे यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम के बारे में, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था स्टेबलाइज करने के लिए एक्सचेंज रेट को थ्रू द एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म। इट लेड द फाउंडेशन फॉर मॉनेटरी कोऑपरेशन। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इसने मॉनेटरी कोऑपरेशन की फाउंडेशन रखी। इसके बाद जो है डेलॉर्स रिपोर्ट है, तो आउटलाइंड अ क्लियर रोड मैप फॉर EMU इन 3 स्टेजेस। तो यहाँ पे गाइज जो हमारी डेलॉर्स रिपोर्ट है, ठीक है, उसने 3 स्टेजेस की बात की। पहली बात उसने करी फ्री कैपिटल मूवमेंट की, दूसरा सेंट्रल बैंक के कॉपरेशन की और एक सिंगल करेंसी को अडॉप्ट करने की। ये 3 आपको डेलॉर रिपोर्ट के बारे में ज़रूर बताना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आप maastricht ट्रीटी के बारे में बताएंगे, जिसने इस्टेब्लिश कर दिया था फॉर्मली EMU को और एक कन्वर्जेंस क्राइटेरिया कंट्रीज़ के लिए रखा,
जो कि यूरो को अडॉप्ट करेंगी, ठीक है। तो बेसिकली यूरो को अडॉप्ट करने से ये रिलेटेड है। फिर यूरो को इंट्रोड्यूस किया जाता है 1999 में फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन एंड इन मिड 2002 एज फिजिकल करेंसी, मेकिंग द ऑपरेशनल फेज ऑफ EMU। तो यहाँ से EMU का ऑपरेशनल जो फेज़ है वो शुरू होता है। So the EMU is the result of gradual and carefully planned process of European integration over decades. It reflects the EU commitment to economic stability, unity and global competitiveness. तो EMU में हम क्या देख रहे हैं कि एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ठीक है, योजनाबद्ध और क्रमिक एकीकरण का परिणाम है। यहाँ पे हमें आर्थिक स्थिरता, एकता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए यूरोपीय संघ की ये प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हालांकि इससे संबंधित कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे संप्रभुता और नीति समन्वय, तो कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। देखो यहाँ पे अभी मैंने जो न्यू वीडियोस अपलोड करे हैं वो केवल 2 ही हैं, बट माय ओल्ड वीडियोस गाइस दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो है मेरे ओल्ड वीडियोस को देख कर भी अपने पूरा का पूरा जो सिलेबस है ना इस एग्ज़ाम का कवर कर सकते हो। अगर आप मेरी कंप्लीट प्लेलिस्ट देखोगे ना तो उसके बाहर एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएगा और आप इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो।